हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ बताया था और ये कहा था कि जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है वो भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। हमने फॉर्मूले भी डिराइव किए, एन टी इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, जहाँ पर लेमडा डी के कॉन्स्टेंट है और स्पेशली मैंने बताया था कि ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड नहीं करता है। न्यूमेरिकल्स भी किए थे और मेनली आपको ये बताया था मैंने कि अगर लेमडा टी 1 से बहुत छोटा है तो हमें इसको एक्सपेंड कर देना चाहिए, बाइनोमियल एक्सपांशन लगा के सॉल्व करना चाहिए। यूनिट्स की भी हमने बात की, अलग अलग तरह की यूनिट्स, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डीपीएस, बैकरल, क्यूरी, रदरफोर्ड, ये अलग अलग तरह की यूनिट्स की भी हमने बात की। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है उसे हम और क्या बोलते हैं, एक्टिविटी। ये एक शॉर्ट फॉर्म कह सकते हो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन की जगह एक्टिविटी। एक्टिविटी वर्ड बहुत कॉमनली यूज होता है। इवन मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर इस तरह से भी आते हैं कि कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसका लेमडा निकालो या उसका टी हाफ टाइम निकालो। तो लेमडा टी इक्वल्स टू एल एन नॉट अपॉन एन टी। अगर मुझे उसका लेमडा निकालना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इनिशियली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में कितने न्यूक्लियाई थे और टाइम टी के बाद कितने, इन एन नॉट और एन टी पता होना चाहिए। लेकिन सिंस हमें ये भी पता है कि ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन के यानी एक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या एक्टिविटी जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी को मैं ए से लिख रहा हूँ एक्टिविटी को, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये इनिशियल एक्टिविटी हो गई और ये टाइम टी पर एक्टिविटी हो गई। तो ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का लेमडा निकालो और इनिशियल एक्टिविटी इतनी है, फाइनली इतनी रह गई, लेमडा क्या होगा। या क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाते हैं कि एक्टिविटी 10% रह गई, यानी इनिशियली 100 थी तो अब कितनी रह गई 10, 100/10। तो डायरेक्ट एक्टिविटी आपको गिवन होती है। तो यहाँ पर सिंस फर्स्ट ऑर्डर है, रेशियो है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की जगह आप एक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि एक्टिविटी जो है यानी dN/dt बेसिकली क्या है, माइनस dN/dt। इसका भी अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं लेमडा एन, तो लेमडा एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। तो ये जो dN/dt है एक्टिविटी, ये भी एक्सपोनेंशियली कम हो रही है। जैसे जैसे एन कम हो रहा है एक्टिविटी भी उसी तरह से कम हो रही है। अगर एन 10% रह जाता तो एक्टिविटी भी 10% रह जाएगी, एन 50% रह जाता तो एक्टिविटी भी 50% रह जाएगी। तो एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन गिवन होती है। क्यों ऐसा होता है, क्यों क्वेश्चन में अगर लेमडा फाइंड आउट करना तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की जगह एक्टिविटी गिवन होती। तो इसका कारण मैं आपको बता दूं, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में कितने न्यूक्लियाई है ये फाइंड आउट करना एक्सपेरिमेंटली मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर और भी एलिमेंट्स होंगे तो उनको अलग करके सेपरेट करना मुश्किल होता है। जबकि उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की एक्टिविटी मेजर करना, मतलब पर सेकंड कितने डिसइंटीग्रेशन हो रहे हैं, वो आसान है। दो हम यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर मैं बता दूं, गीगर मूलर काउंटर जो होता है, गीगर मूलर काउंटर, जिसको जनरली शॉर्ट में जीएमबी बोलते हैं, is used to measure activity कि पर सेकंड कितने अल्फा बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं। जैसे हिंट देता हूँ कैसे किया जाता है। इसमें क्या होता है, गीगर मुलर काउंटर में अल्फा बीटा पार्टिकल जब निकलते हैं ना, इनके पास अच्छी खासी एनर्जी होती है। तो जब ये गैसेस के थ्रू पास करते हैं किसी, ऑब्वियसली ऐसी गैस जिसको आयनाइज करना आसान होता है, तो उसको ये आयनाइज कर देते हैं। आयनाइज करने के बाद हम इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं और इन इलेक्ट्रॉन से करंट प्रोड्यूस होती है। उस करंट कितनी प्रोड्यूस हो रही है उससे ये पता चला जा सकता है, किया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन कितने प्रोड्यूस हुए, और इलेक्ट्रॉन से हम रिलेट कर सकते हैं कितने अल्फा या बीटा कुछ पार्टिकल्स निकले। ये एक छोटी सी समरी दी है मैंने आपको। तो बट गीगर मुलर काउंटर है जिसके थ्रू हम एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन में एक्टिविटी गिवन है, डायरेक्ट आप यहाँ पर उसकी जगह एक्टिविटी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहां पर जैसा मैंने कहा था लास्ट टाइम पे भी, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो हैं बनते हैं रेडियो एक्टिविटी पर, जिन पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उन जहां पर रेडियो एक्टिविटी अच्छी खासी यूज होती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि रेडियो एक्टिविटी का एप्लीकेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमारी लाइफ में बहुत जगह ये रेडियो एक्टिविटी हम यूज करते हैं, बहुत जगह रेडियो एक्टिविटी के थ्रू हम बहुत सारी चीजें डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो अर्थ की एज हम फाइंड आउट करते हैं वो उसमें रेडियो एक्टिविटी यूज होता है। इनफैक्ट आप सबको पता है कि
किसी डेड बॉडी की एज, फॉसिल्स की एज फाइंड आउट करने के लिए भी हम कार्बन डेटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, वो भी रेडियो एक्टिविटी का एक्सप्लिकेशन है। इवन मेडिकल साइंसेस में बहुत सारे ऐसे टेस्ट हम करते हैं जहाँ पर रेडियो एक्टिविटी यूज़ होती है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी यूज़ किए जाते हैं, ऐसा नहीं है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं जिसकी हेल्प से हमें पता चलता है, मेडिकल टेस्ट होते हैं। यहाँ पर सभी तो नहीं, बट कुछ पर्टिकुलर टेस्ट जो है वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। लिख लीजिए एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। First one, to determine volume of blood. Volume of blood. ब्लड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ऑब्वियसली ये ब्लड जो है किसी कंटेनर में नहीं भरा हुआ है जिसका वॉल्यूम आपको निकालना है। समझ रहे हो आप? ये ब्लड किसके अंदर है? किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना ब्लड है उसका वॉल्यूम हमें निकालना है। आप में से लग रहा होगा सर ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या है, निकाल के मेजर कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम? नहीं, लेकिन विथ वन कंडीशन कि वॉल्यूम भी मेजर करना है और ही और शी रिमेन अलाइव आफ्टर दैट ऑल्सो। नहीं तो कैसे किया जाए, कैसे ब्लड का वॉल्यूम मेजर करें हम? तो इसके लिए पहले एक दूसरा छोटा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेट्स से एक स्विमिंग पूल है और उस स्विमिंग पूल के अंदर कितना पानी है वो वॉल्यूम आपको मेजर करना है। इसमें भी कह सकते हो सर इसमें कुछ नहीं, बकेट लेके बैठ जाएंगे, बकेट में से पानी निकाल निकाल के मेजर कर लेंगे, क्या है? ये भी कर तो सकते हो आप, मना तो नहीं कर सकता मैं, हाँ, लेकिन सोच सकते हो कितना आसान है। तो क्या किया जाए? तो उसका एक तरीका क्या है कि आप कोई ऐसा सब्सटेंस लो जो कि पानी में सोल्यूबल हो। और मान लो कि स्विमिंग पूल का शेप जो है ऐसा नहीं कि बड़ा इवन सा शेप है, अनइवन सा शेप है, तो आप डेप्थ या वेट तो इसे मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकते। तो क्या किया जाए? तो आप ऐसा कोई सब्सटेंस लो जो स्विमिंग पूल के पानी में डिसॉल्व हो जाए, जो पानी में सोल्यूबल हो और जिसे हम काउंट कर सकें, फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे नहीं है, बट आपको शायद पता है ऐसी बॉल्स आती, सिलिका बॉल्स आती जिसको पानी में डालने पर वो स्वेल कर जाती है। जनरली डेकोरेशन के लिए बाउल्स में रखा जाता है, पानी में डालो तो वो स्वेल कर जाती है, बड़ी सॉफ्ट सी होती है, सिलिका जेल की बॉल्स बोलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बॉल्स लो आप, मान लो 1000, 5000 डिपेंडिंग अपॉन द साइज, जिनको हम काउंट कर सकें, और ऐसी बहुत सारी बॉल्स को पानी में डाल दो। क्या होगा? पानी में डाल दी, ये इवनली पानी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसलिए होती क्योंकि इनमें मोस्टली वाटर ही होता है, तो ये पानी इसमें इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो आपने क्या किया, लेट्स से n नंबर ऑफ बॉल्स ली और उसको स्विमिंग पूल के पानी में डाल दिया। स्विमिंग पूल का वॉल्यूम हमें नहीं पता, मान लेता हूं मैं v, तो पर यूनिट वॉल्यूम बॉल्स कितनी होगी? n/v। अब हमने क्या किया, एक बकेट में, फिर से बकेट तो आएगी, एक बकेट में पानी निकाला। पानी निकालोगे तो साथ में बॉल्स भी आएगी। मान लो आपने v' लीटर पानी निकाला, तो उस v' लीटर पानी में इतनी बॉल्स थियोरेटिकली होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटली उसमें नंबर ऑफ बॉल्स काउंट कर लो, n' एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। पानी कितना निकाला बकेट में वो आपको पता है, इनिशियली कितनी बॉल्स डाली थी वो पता है। क्या सॉल्व, किसके लिए सॉल्व कर सकते हो? v के लिए। एग्जैक्टली यही तरीका यूज किया जाता है वॉल्यूम मेजर करने के लिए, लेकिन यहाँ बॉल्स नहीं डाली जाएगी। तो फिर यहाँ क्या किया जाता है? ब्लड में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इंजेक्ट किया जाता है जिसकी हमें एक्टिविटी पता होती है कि पर सेकंड वो कितना डिसइंटीग्रेशन कर रहा है। तो यहाँ पर एक्टिविटी हमें पता है पर सेकंड कितने डिसइंटीग्रेशन हो रहे हैं, उसको ब्लड में इंजेक्ट कर दिया। मान लो अभी जो हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज किया है उसका टी हाफ टाइम बहुत ज़्यादा है, तो कह सकते हो एक दिन के अंदर उसकी एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। टी हाफ टाइम मान लो ईयर्स में है, तो एक दिन में उसकी एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, ऑब्वियसली ब्लड में इंजेक्ट किया है तो उसको ब्लड में मिक्स होने में टाइम लगेगा, हो सकता है 1 आवर 2 आवर, देखना होगा 10 आवर्स, मान लेते हैं 24 आवर्स में वो ब्लड में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है। तो आफ्टर 24 आवर्स हम क्या करेंगे, वो पूरा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया,
तो पर यूनिट वॉल्यूम एक्टिविटी कितनी होगी, A/V। और आफ्टर 24 आवर्स उसमें से एक ब्लड का सैंपल निकालेंगे, V डैश लीटर, सोच लेना, V डैश ml सैंपल निकाला। उस V डैश ml सैंपल की हम यूं कह दो एक्टिविटी मेजर कर लेते हैं गीगर मूलर काउंटर के थ्रू, अगेन कि उसके थ्रू, उस ब्लड के थ्रू कितने अल्फा बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं ये हम काउंट कर सकते हैं। तो गीगर मूलर काउंटर के थ्रू उस ब्लड सैंपल की आप एक्टिविटी मेजर कर लो, थियोरेटिकली इतनी होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटली उससे एक्टिविटी कितनी आई है वो पता चल जाएगा। A डैश एक्सपेरिमेंटली पता है, V डैश कितना वॉल्यूम निकाला है वो पता है, A कितनी एक्टिविटी थी वो पता है, तो V के लिए सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में पता है गिवन ही क्या होता है, इवन A और A डैश अलग नहीं होता, A डैश अपॉन A डायरेक्ट ही गिवन होता है कि जो हमने इंजेक्ट किया था सैंपल निकालने पर उस सैंपल में केवल 2% एक्टिविटी आई, सैंपल में 2% आई तो यानी दिस डिवाइडेड बाय टी कितना हो गया 2/100। तो इस तरह से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी। हाँ, यहाँ पर जरूर मैंने ये माना है कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमने यूज किया है उसका T-हाफ टाइम बहुत ज्यादा है। मान लो ऐसा नहीं, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपने यूज किया उसका T-हाफ टाइम लेट से एग्जैक्टली 24 आवर्स है, और हमें ये भी पता है कि 24 आवर्स में वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ब्लड में यूनिफॉर्मली मिक्स भी हो जाता है। तो कह सकते हो कि हमने आज ब्लड में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इंजेक्ट किया, 24 आवर्स वेट किया, तब तक जो एक्टिविटी होगी वो पहले से आधी होगी। तो अब हम यहाँ पर आफ्टर 24 आवर्स एक्टिविटी क्या होगी, वो तो A नहीं होगी, वो तो A/2 होगी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, उस टाइम की एक्टिविटी पुट करोगे AT, जब आप वापस से सैंपल निकाल रहे हो, जब आप वापस से सैंपल निकाल रहे हो, ये उस टाइम की एक्टिविटी। हाँ, चाहो तो आप इसे AT को लिख सकते हो, AT इक्वल्स टू व्हाट, A0 e की पावर माइनस लैम्डा। AT क्या है, एक्टिविटी when sample is taken out, when blood sample is taken out। ठीक है, तो ये एक तरीका है ब्लड का वॉल्यूम फाइंड आउट करने का। हाँ, आप में से बहुतों को ऐसा लग रहा होगा सर बॉडी में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इंट्रोड्यूस करेंगे, इसके लिए करेंगे। एक्सरेज भी क्या होता है, वो भी तो हाई एनर्जी रेडिएशन ही है। ये यहाँ से भी क्या होता है, एक्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इसमें भी इससे भी हाई एनर्जी रेडिएशंस निकल रहे हैं, वो भी हार्मफुल है, ये भी हार्मफुल है। ऑब्वियसली वो क्वांटिटी बहुत कम होगी, जिससे हार्म जो है वो कम, हार्म जो कह सकते हो कि जो लॉस हो या जो भी इम्पैक्ट हो वो बहुत कम होना चाहिए। देन सेकेंड एप्लीकेशन पर आता है रॉक डेटिंग। थोड़ा अजीब सा नाम है रॉक डेटिंग, हाँ, बट ये नॉर्मल डेटिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। रॉक डेटिंग का मतलब यहाँ पर हम एक रॉक की या हमें एक स्टोन की एज डिटरमाइन करनी है। रॉक डेटिंग मतलब एक रॉक या एक स्टोन की एज डिटरमाइन करनी है। कह सकते हो कि बड़े बुरे दिन आ गए हमारे कि और कुछ बचा नहीं तो हम पत्थरों की एज ही डिटरमाइन कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा कोविड के कारण तो नहीं, हर साल ही करते हैं, तो टेंशन में मत आओ कि आप सोचो कोविड के कारण ऐसा हो रहा है, नहीं। तो हमें रॉक या किसी स्टोन की एज फाइंड आउट करनी है, कैसे किया जाए। तो यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक्स है अलग अलग, पर्टिकुलरली हम उन स्टोन्स की या उन रॉक्स की एज की बात कर रहे हैं जिनमें एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिरकोन, उन्हीं की बात कर रहे हैं, उनमें जिरकोन होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है ZrSiO4, जिरकोन ZiSiO4। जिरकोन एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जिरकोन प्रेजेंट होना चाहिए, सॉरी, ठीक है। तो इमेजिन करो यहाँ पर कि एक कोई रॉक है जिसके अंदर ये जिरकोन प्रेजेंट है। अब ये जो जिरकोन का जो क्रिस्टल होता है ना, जिरकोन, जैसे सॉलिड स्टेट में हमने स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए थे, तो जिरकोन का जो क्रिस्टल होता है जब ये बन रहा होता है, जब ये बन रहा होता है, सॉलिडिफाई हो रहा होता है,
तो इसकी स्पेशलिटी है कि इसमें एज ए इम्प्योरिटी, एज ए डिफेक्ट कह सकते हो, इम्प्योरिटी कह सकते हो, इसके क्रिस्टल में यूरेनियम 238 हो सकता है, लेकिन इसके क्रिस्टल में लेड 206 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? तो कह सकते हो कि कुछ रेडियस रेशियो वाला कॉन्सेप्ट भी होता है, तो वो परमिट नहीं करता। तो एज ए इम्प्योरिटी यूरेनियम 238 तो इसके क्रिस्टल में आ सकता है, बट लेड नहीं आ सकता। तो यहां पर सपोज करो, अच्छा एक और छोटी सी चीज उससे पहले बता दो, बहुतों को ये लग रहा होगा कि सर रॉक की एज और स्टोन की एज तो ये तो सब जो भी बनने थे बन गए होंगे अर्थ के बनने के साथ। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसा नहीं है। अर्थ के बनने के साथ भी बने और उसके बाद भी बन रहे हैं। वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, वॉल्केनोज, अर्थ के अंदर भी चेंजेस होते हैं, तो उसके कारण भी नए नए स्टोन्स, नई नई रॉक्स बन रही है। तो ये एंड नहीं हुआ है प्रोसेस। आपको एक तो मैं ये बता दूं, वॉल्केनो के थ्रू आज भी बनते हैं, ये रॉक्स बनती है, नए नए एलिमेंट्स भी बनते हैं। नए नए एलिमेंट्स इसलिए बनते हैं क्योंकि अच्छा खासा ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में नए एलिमेंट्स बनते हैं, अर्थ के अंदर भी अभी भी ऐसा हो रहा है। तो इमेजिन ऐसे करो कि कोई वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ है, उसके कारण बहुत सारे एलिमेंट्स अब आप सॉलिडिफाई हो रहे हैं, तो उसमें जिरकोन भी है और वो भी सॉलिडिफाई हो रहा है और उससे रॉक्स या स्टोन्स बन रही है। तो जब ये सॉलिडिफाई होगा जिरकोन, तो इसके क्रिस्टल में एज ए इम्प्योरिटी यूरेनियम 238 आ सकता है, लेड नहीं आ सकता। तो क्या होगा जब ये सॉलिडिफाई हुआ होगा, तो इसके क्रिस्टल में यूरेनियम 238 होगा। लेकिन हमें पता है यूरेनियम 238 तो रेडियो एक्टिव है, ये धीरे धीरे क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा। और इसके डिसइंटीग्रेशन से क्या बनेगा, लेड 206। और हमें यह भी पता है कि लेड जितना भी बन रहा है वो सारा यूरेनियम के डिसइंटीग्रेशन से ही बन रहा है, क्योंकि क्रिस्टल बनने के बाद, क्रिस्टल जब बन गया, बनने से पहले उसके अंदर कोई लेड नहीं था, क्योंकि जो भी लेड था वो तो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो उसके क्रिस्टल में अकोमोडेट नहीं हो सकता। अब क्रिस्टल बन गया, उसके अंदर यूरेनियम है, यूरेनियम डिसइंटीग्रेट होगा, उससे लेड बनेगा। लेकिन अब वो सॉलिडिफाई हो चुका, तो ये जो लेड बनेगा वो क्रिस्टल से बाहर नहीं जा सकता, वो क्रिस्टल से बाहर नहीं जा सकता। तो जितना भी लेड उस जिरकोन क्रिस्टल के अंदर है, कह सकते हो कि वो सारा लेड यूरेनियम के डिसइंटीग्रेशन से ही प्रोड्यूस हुआ है, वो पहले से वहां नहीं था। तो सोचो ऐसा ही कोई स्टोन आपके हाथ लगा जिसकी आपको एज फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करोगे, उस स्टोन के अंदर यूरेनियम 238 कितना है वो काउंट करो, और उस स्टोन के अंदर लेड 206 कितना है वो भी काउंट करो, वो भी काउंट करो। और आप ये कह सकते हो कि जितना भी लेड उसके अंदर है वो पूरा यूरेनियम के डिसइंटीग्रेशन से ही प्रोड्यूस हुआ होगा। तो मान लेते हैं इसका मास है W2, और राइट नाउ यूरेनियम उसके अंदर कितना है, W1। ये W2 जितना भी प्रोड्यूस हुआ है वो यूरेनियम से ही प्रोड्यूस हुआ है। तो कैसा कहते हो, यूरेनियम इनिशियली W1 प्लस W2 होगा, नहीं, मोल्स को ये ऐड, सॉरी मास को ऐड नहीं कर सकते, मोल्स को करना होगा। तो इसके मोल्स निकालो 206। हाँ, इसके अगर इतने मोल्स बने तो इसके भी इतने ही मोल्स डिसइंटीग्रेट हुए होंगे, तो W1 प्लस इतने मोल्स डिसइंटीग्रेट हो गए। मास चाहिए तो इंटू 298, मतलब इतना मास यूरेनियम का डिसइंटीग्रेट हो गया। तो इनिशियली यूरेनियम इतना था, इतना रह गया, तो उसका टाइम क्या होगा, लैम्डा पता है, टाइम निकालना है एल। इनिशियली इतना था W1 प्लस W2 अपॉन 206 इंटू 298 नहीं 238। अभी कितना है इनिशियली यूरेनियम और राइट नाउ यूरेनियम, लैम्डा पता है यूरेनियम का, टी निकाल सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और आप सोचो कि मतलब ये जो फाइंडिंग्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक, ये कैसे कोई कर सकता है, मतलब कैसे किसी को पता चलता होगा, किसी साइंटिस्ट को, कि जब जिरकोन का क्रिस्टल बनता है तो उसके अंदर यूरेनियम तो एज ए इम्प्योरिटी आ सकता है लेकिन लेड नहीं आ सकता।
मतलब ये कैसे कोई पता कैसे करता होगा, सोच कैसे सकता है, मतलब आउट ऑफ इमेजिनेशन है। ऐसा थोड़ी कि जिरकोन का क्रिस्टल लिया और उसमें दिख जाता देखो यूरेनियम तो है लेड नहीं, अरे क्या है, क्रिस्टल बनने में टाइम लगता है, अच्छा खासा टाइम लगता है। तो ये सारा सब कुछ फाइंड आउट करना मतलब मिरेकल टाइप ही है। कोई भी अगर कर रहा है, कोई साइंटिस्ट कर रहा है, तो ये मिरेकल टाइप ही है। कैसे किया ये तो नहीं बता सकते, उन्होंने ऐसा कैसे सोचा होगा, इसके लिए तो मेरे पास कोई जवाब नहीं। बट हाँ, एक बार ये रिजल्ट सामने अगर कोई है तो हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है। बट फर्स्ट टाइम कोई कैसे कर रहा होगा ये बताना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, अच्छा यहां पर अब डाउट ये आता है कि सर आपने ये माना कि लेड जितना भी बना है वो यूरेनियम के डिसइंटीग्रेशन से बना, ये तो सही समझ में आती है, लेकिन ये मानना कि यूरेनियम उतना ही डिसइंटीग्रेट हुआ है जितना लेड बना, ये तो सही नहीं है, क्योंकि यूरेनियम डायरेक्टली तो लेड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये तो बहुत सारी स्टेप्स के थ्रू हो रहा था, बहुत सारी स्टेप्स के थ्रू हो रहा था। तो यूरेनियम पहले किसी थोरियम में कन्वर्ट हुआ था, फिर किसी और में कन्वर्ट हुआ, फिर फाइनली इस तरह से बहुत सारी स्टेप्स के बाद हुआ। तो हमने तो ये मान लिया कि लेड के अगर इतने मोल्स बने हैं तो यूरेनियम के भी इतने ही मोल्स डिसइंटीग्रेट हुए, तो सही नहीं है, इनके मोल्स भी तो हमें काउंट करने होंगे, क्योंकि यहाँ इनमें भी तो यूरेनियम कन्वर्ट हो रहा है। हमने एक्स वाई इनके मोल्स तो काउंट ही नहीं किए, क्योंकि यूरेनियम डिसइंटीग्रेट होकर इसमें इन सब में भी तो कन्वर्ट हो रहा है, तो इन सबके मोल्स काउंट करने चाहिए, जबकि हमने ऐसा नहीं किया। क्यों? तो उसका कारण बताता हूं। ये जो यूरेनियम सीरीज है, इसमें कह सकते हो ये एक्स भी रेडियो एक्टिव है, वाई भी रेडियो एक्टिव है, सिक्वेंशियल रिएक्शन टाइप है। तो यूरेनियम का जो टी हाफ टाइप है ना, टी हाफ टाइम 4.5 इंटू नियरली 10⁻⁹ ईयर्स होता है। 4.5 बिलियन ईयर्स, यानी बहुत स्लो है। इसके बाद वाली जितनी भी स्टेप्स है ना, उनका टी हाफ टाइम कम होता है, 10 ईयर्स, 100 ईयर्स, 10,000 ईयर्स, 50,000 ईयर्स, ऑब्वियस 50,000 ईयर्स भी इसके रेस्पेक्ट में तो कम है। तो यानी ये बाद वाली जितनी भी स्टेप्स है ये फास्ट है, ये वाली स्टेप बहुत स्लो है। तो याद करो मैंने आपसे क्या कहा था, एक सिक्वेंशियल रिएक्शन में K1 K2, तो जिन जिन स्टेप्स का रेट कांस्टेंट बहुत ज्यादा हो उन स्टेप्स को हटा सकते हो, उन स्टेप्स के रिएक्टेंट को हटा सकते हो। तो ये बाद वाली स्टेप्स क्या रेट कांस्टेंट यानी लैम्डा बहुत ज्यादा है, ये फास्ट है, तो इन सबको हटा दिया। होगा क्या, ये बहुत स्लो, तो जैसे ही एक्स बनेगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी किसी भी टाइम पर एक्स वाई जेड की जो अमाउंट होगी वो बहुत कम होगी, जिसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, जिसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। इसीलिए पर्टिकुलरली ये सीरीज यूज की जाती है। यूरेनियम सीरीज का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि एक्स वाई इन सब की अमाउंट मेजर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इन सब की अमाउंट मेजर करना पड़ गया तो एरर बहुत ज्यादा आएगी, क्योंकि इतनी सारी कैलकुलेशन एग्जैक्टली डेटा मेजर करना वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस पर्टिकुलर सीरीज को यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें यूरेनियम का टी हाफ टाइम इनसे बहुत ज्यादा, तो इन सब की अमाउंट को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। फर्दर एक और एडवांटेज भी है कि इस यूरेनियम का टी हाफ टाइम भी बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा टी हाफ टाइम है। इवन रेडियम का हमने देखा था 1620 ईयर्स, इसका 4.5 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स, तो ये भी एक एडवांटेज है। इवन मैं आपको बता दूं, अर्थ की जो एज फाइंड आउट की जाती है, जो अर्थ की हम एज निकालते हैं, वो इसी मेथड से की जाती है। अलग अलग मीटियोरॉइड्स की एज फाइंड आउट की गई, ये मानते हुए कि हाँ अर्थ के बनने के बाद भी मीटियोरॉइड्स बाहर से आए होंगे इस तरह से, तो अलग अलग बहुत सारे मीटियोरॉइड्स की बात की गई, और तो देखा गया कि अर्थ की सरफेस पर जो ओल्डेस्ट मीटियोरॉइड्स जो ऑब्जर्व हुआ है उनकी एज 4.54 बिलियन ईयर्स के आसपास है। 4.54 बिलियन ईयर्स, हाँ इसके अंदर हम मानते हैं एक तरह से अराउंड 50 मिलियन ईयर्स की एरर, 50 मिलियन ईयर्स की। तो ये लगभग हम कहते हैं कि ये अर्थ की एज बोली जाती है, अर्थ हाउ ओल्ड अर्थ इज, तो 4.5 बिलियन ईयर्स। हाँ उसमें एरर देखी जाए तो 50 मिलियन ईयर्स की एरर है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो बहुत ही कम है। 4.54 में ये 0.05, इसको भी बिलियन में कन्वर्ट करोगे 0.05, विच इज क्वाइट वेरी लो। बट दूसरे एंगल से सोचो 50 बिलियन ईयर्स, सॉरी 50 मिलियन ईयर्स की एरर, कम है या ज़्यादा खुद डिसाइड कर लेना। तो ये अर्थ की एज है जो इसी तरीके से, इसी से फाइंड आउट की गई।
देखो ये इतना आसान नहीं जितना मैं 2-5 मिनट में आपको समझा रहा हूँ। प्रैक्टिकली करने में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं, बट शॉर्ट में जो कंक्लूजन है वो मैं बता रहा हूँ कि हाँ इस तरह से हम कर सकते हैं। तो चैप्टर में इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस है कि रॉक की एज, अर्थ की एज फाइंड आउट करो। आपको क्वेश्चन में W1 गिवन होगा, W2 गिवन होगा, आपको ये पुट करके निकालना है। अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, जितने भी शीट में क्वेश्चन है आपको वैल्यूज गिवन होगी, पुट कर दो, काम खत्म। हाँ, शीट में ये सारी क्वेश्चन में ये सारी स्टोरी नहीं होगी कि लेड इसी से प्रोड्यूस हो रहा है और कहीं से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इतना कुछ नहीं गिवन होगा। ये स्टोरी आपको पता होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई, ठीक है। देन तो यहां पर ये सारे कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, जो सिक्वेंशियल वाले कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए थे वो यहाँ यूज हो रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें होती है जो लगता है कि क्यों पढ़ रहे हैं हम, बट वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चैप्टर में यूज होती है, तो वो हम सबको पता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट वन, थर्ड वन, कार्बन डेटिंग। ये किसके लिए हम यूज करते हैं? यूज्ड फॉर फॉसिल्स। फॉसिल्स के लिए यूज किया जाता है। फॉसिल्स मतलब इवन आप कह सकते हो कि एक डेड बॉडी को भी फॉसिल बोलते हैं। हाँ, लेकिन किसी प्लांट को भी आप कट कर देते हो तो वो भी एक तरह का फॉसिल है। प्लांट को कट कर दिया वो भी एक फॉसिल है। एक डेड बॉडी को भी आप फॉसिल बोल सकते हो। तो किसी डेड बॉडी की एज या किसी फॉसिल की एज, वैसे डेड बॉडी की एज ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा सेंटेंस है वकील। क्यों कंफ्यूजिंग सा है? कि किसी डेड बॉडी की एज से मतलब कि वो कितने साल तक जिंदा था, ये मतलब है डेड बॉडी की एज। डेड बॉडी की एज का मतलब आफ्टर डेथ कितना टाइम हो चुका है। और ये आज भी कह सकते हैं एक बहुत बड़ी आयरनी है कि हम एक डेड बॉडी की एज तो निकाल सकते हैं, एक फॉसिल की एज निकाल सकते हैं, लेकिन किसी ह्यूमन बीइंग की एज कितनी होगी वो नहीं निकाल सकते। आज भी जो मार्कशीट में लिख दी या जो पेपर्स पे लिख दी गई वो फाइनल हो जाती है। पहले सिस्टम सही नहीं था तो बड़ी कंट्रोवर्सीज होती थी कि एज क्या है, अलग अलग जगह पर अलग अलग पता चलती थी। अब तो सिस्टम काफ़ी सुधर गया, हॉस्पिटल से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन चली जाती, तो अब तो फिर भी ठीक है। हाँ, बट फिर भी जो एक बार पेपर में आ गई वही एज होती है, वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। बट डेड बॉडी की एज हम फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी फॉसिल की एज फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? कार्बन डेटिंग टेक्निक से। क्या है ये, वो डिस्कस करते हैं। तो इसको भी समझने के लिए जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स थे, यहाँ पर भी पहले हमें कुछ समझना पड़ेगा। एक दो पॉइंट्स है, आपने 9th या 10th क्लास में इस तरह के पॉइंट्स पढ़े हैं, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। नॉर्मली हम कहते हैं कि ये जो अर्थ है ना, इसमें बहुत सारे यानी एलिमेंट्स प्रेजेंट है। जैसे ऑक्सीजन है, अर्थ एयर में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है हम कहते हैं ऑलमोस्ट कांस्टेंट। बट जनरली एक डाउट सभी को आता है, एयर के अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज कांस्टेंट कैसे? हम सब लोग इतनी ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है डे बाय डे, इतनी पॉपुलेशन हो गई, तो एयर के अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज कुछ कम तो होना चाहिए। बट ऐसा तो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसका कारण यही कि हम सभी एक साइकिल का पार्ट। अगर हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, कोई डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कि इनहेल करके ऑक्सीजन को डिस्ट्रॉय कर दे, नहीं कर रहे। ऑक्सीजन का एटम तो अभी भी वही रहेगा। इनहेल कर रहे हो आप, लेकिन ऑक्सीजन का एटम डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हो। तो अगर हम इनहेल कर रहे हैं तो वापस से कहीं ना कहीं ये घूमते हुए किसी न किसी तरह से एयर में पहुंच भी रहा है। ये ऑब्वियसली एक कॉम्प्लिकेटेड साइकिल है, हम इसको एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कहाँ से पहुंचेगा, क्या होगा, लेकिन एयर, प्लांट्स, हम, एनिमल्स, ये सब इस कॉम्प्लिकेटेड साइकिल इकोसिस्टम जो है एक है, और हम सब इस इकोसिस्टम का पार्ट है, जिसके कारण सब जगह ये जो परसेंटेज है वो कांस्टेंट है। हाँ, सडनली कहाँ ही कुछ होता है तो ये चेंज होता है, बट अदरवाइज ये यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। ऐसा नहीं कि अमेरिका में ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा और यहाँ कम होगा एयर में, ऐसा कुछ नहीं है। सब जगह एक जैसा यूनिफॉर्मिटी है बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लिकेटेड साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, सबके, राइट। हाँ, तो यहाँ पर अब एक डाउट आता है, जैसे एयर के अंदर कार्बन भी है,
अलग CO2 की फॉर्म में कह सकते हो, प्लांट्स के अंदर भी कार्बन है। लेकिन एयर के अंदर अगर कार्बन जो है वो कार्बन 12 भी है और कार्बन 14 भी है, और हमें पता है कार्बन 12 तो नॉन रेडियो एक्टिव है लेकिन कार्बन 14 तो रेडियो एक्टिव है। तो यहाँ पर एक डाउट आता है कि अर्थ पर जितना भी कार्बन 14 है, कार्बन 14 है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है तो इसकी अमाउंट कम होनी चाहिए। जैसे बाकी के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है ना, जैसे यूरेनियम 235, इसकी अमाउंट अर्थ पे धीरे धीरे कम हो रही है, और भी बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिनकी अमाउंट कम हो रही है, वो कांस्टेंट नहीं है। तो कार्बन 14 की अगर हम बात करें तो इवन एयर के अंदर अगर मैं एक रेशियो लूं कार्बन 14 अपॉन कार्बन 12 का, तो सिंस कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है तो एयर के अंदर कार्बन 14 अपॉन कार्बन 12 का जो रेशियो है ओवर द ईयर्स कम होना चाहिए, क्योंकि कार्बन 14 डिसइंटीग्रेट हो रहा है, या प्लांट्स के अंदर कम होना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि एयर के अंदर ये जो कार्बन 14 अपॉन कार्बन 12 का जो रेशियो है वो ओवर द ईयर्स, 2-5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 100, 5000, 500, इस तरह से इतने लंबे इंटरवल से भी ये कांस्टेंट है। हाँ, ये जरूर डाउट आता है सर 5000 साल पहले किसने मेजर किया होगा या 500 साल पहले किसने मेजर किया होगा, वो नहीं पता, बट ओवर द ईयर्स ये कांस्टेंट है। अब डाउट आता है ये कांस्टेंट कैसे, क्या कार्बन 14 रेडियो एक्टिव नहीं है वो, तो फिर ये कांस्टेंट कैसे रह सकता है? तो अगर कार्बन 14 डिसइंटीग्रेट भी हो रहा है और ये रेशियो कांस्टेंट भी है, इसका मतलब कार्बन 14 कहीं ना कहीं से बन भी रहा है। कैसे बन रहा है? तो अपर एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जब कॉस्मिक रेज आती है, ये कॉस्मिक रेज क्या होती है, हाई एनर्जी रेडिएशन। जैसे गामा रेज तो क्या होती है, सिंपली रेडिएशंस होते हैं, लेकिन कॉस्मिक रेज में छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल, ये हमारे लिए और ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो ये अल्फा बीटा पार्टिकल्स भी आते हैं। तो क्या होता है, ये न्यूट्रॉन जो है अपर एटमॉस्फेयर में, न्यूट्रॉन जो है वो एक नाइट्रोजन के एटम पर स्ट्राइक करता है और इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है कार्बन 14 और एक प्रोटॉन बन जाता है। और हमें पता है कि ये जो कार्बन 14 है ये डिसइंटीग्रेट कैसे होता है, कार्बन 14 कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन 14 प्लस एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कार्बन 14 हमें पता है डिसइंटीग्रेट भी हो रहा है, लेकिन अपर एटमॉस्फेयर में ये कार्बन 14 वापस बन भी रहा है। और सिंस रेशियो कांस्टेंट है, दैट मीन्स जिस रेट से कार्बन 14 डिसइंटीग्रेट हो रहा है उसी रेट से ये बन भी रहा है। इसीलिए एयर के अंदर कार्बन 14 अपॉन कार्बन 12 का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, इसीलिए वो कांस्टेंट है, क्योंकि जिस रेट से ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है उसी रेट से ये बन भी रहा है। रेट ऑफ अपीयरेंस इसकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बराबर है, तो इसीलिए कार्बन 14 अपॉन कार्बन 12 का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। दो कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में कार्बन 14 की अमाउंट बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये रेशियो जो है वो कांस्टेंट है। अब क्या हो रहा है, एयर में बन रहा है ये कार्बन 14, एयर से सर्कुलेट हो रहा है, एयर से प्लांट्स में, प्लांट से ह्यूमन बीइंग में, यानी जो भी इस साइकिल का पार्ट है उन सब में ये सर्कुलेट हो रहा है। तो सभी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, प्लांट्स के अंदर, इन सब में कार्बन 14 अपॉन कार्बन 12 का रेशियो भी कांस्टेंट है। एयर में भी कांस्टेंट है, और एयर के अंदर जो रेशियो है वही प्लांट्स में है और वही ह्यूमन बीइंग में है, सब जगह सेम है। हमारी बॉडी में भी कार्बन है, तो कार्बन है तो कार्बन 12 भी है और कार्बन 14 भी है, तो कार्बन 14 अपॉन कार्बन 12 का रेशियो मेरी बॉडी में भी उतना ही है, आपकी बॉडी में भी उतना ही है, प्लांट्स में भी उतना ही है, एयर में भी उतना ही है, क्योंकि हम सभी इस साइकिल का पार्ट है। बट आफ्टर द डेथ हम इस साइकिल से बाहर हो जाते हैं। अब हम कुछ इनहेल नहीं कर रहे हैं, इनटेक नहीं है हमारा कुछ भी, या प्लांट्स को कट कर दिया, अब वो इस साइकिल से बाहर हो गया। अब उस प्लांट के अंदर या डेड बॉडी के अंदर जो कार्बन 14 है वो कहीं से आ नहीं रहा है, लेकिन डिसइंटीग्रेट जरूर हो रहा है। तो किसी डेड बॉडी के अंदर कार्बन 14 जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो उस डेड बॉडी के अंदर कार्बन 14 अपॉन कार्बन 12 का जो रेशियो है वो डिक्रीज होगा। एक फॉसिल के अंदर कार्बन 14 अपॉन कार्बन 12 का जो रेशियो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, जितना ओल्ड फॉसिल होगा ये रेशियो उतना ही कम होता जाएगा। तो अब आप सोचिए, आपको किसी फॉसिल की अगर एज निकालनी तो क्या करो, उस फॉसिल के अंदर कार्बन 14 अपॉन कार्बन 12 का क्या निकाल लो, रेशियो निकालो। अब हमें और कौन सा रेशियो पता होना चाहिए, जब वो फॉसिल बना होगा, यानी जब वो डेड बॉडी बनी है उस टाइम पर उसके अंदर कार्बन 14 अपॉन कार्बन 12 का रेशियो चाहिए।
आप कह सकते हो सर हमें तो पता ही नहीं वो फॉसिल कब बना होगा, लेकिन कह सकते हो जब भी वो फॉसिल बना होगा उसकी बॉडी में कार्बन 14 अपॉन कार्बन 12 का वही रेशियो होगा जो उस टाइम पर एयर में था, और जो उस टाइम पर एयर में था आज भी वही है, और वही आज आपकी बॉडी में भी है। तो आप आज की एयर से कार्बन 14 अपॉन कार्बन 12 का क्या निकाल लो, रेशियो निकाल लो। कह सकते हैं कि वो जो रेशियो होगा परसेंटेज कार्बन 14, रेशियो लिख दो या परसेंटेज लिख दो, एयर में जो होगा वही इनिशियली उस फॉसिल के अंदर होगा, और राइट नाउ उस फॉसिल के अंदर कार्बन 14 का परसेंटेज कितना है वो निकाल लो। तो राइट नाउ कार्बन 14 इतना है, राइट नाउ एयर में इतना है, ये एयर का मतलब उस टाइम पर जब फॉसिल बना होगा तो उसमें एट द टाइम ऑफ डेथ इतना कार्बन 14 होगा, इनिशियल कार्बन 14, राइट नाउ कार्बन 14, लैम्डा पता होगा, इससे उस फॉसिल की एज फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉर्मली आप सुनते हो जो मिस गीज़ा के पिरामिड और इसके अंदर जो ममीज होती हैं उनकी एज आप कार्बन 14 टेक्निक से डिटरमाइन करते हो, क्योंकि उनमें परसेंटेज जो है वो अच्छा खासा कम हो गया। नॉर्मली मैं बता दूं कार्बन 14 का जो टी हाफ टाइम होता है वो समथिंग अराउंड 5600 नियरली इसके आसपास होता है, एग्जैक्ट इतना इसके आसपास होता है। हाँ, लेकिन ये जरूर है, एक छोटा सा पॉइंट है, ये जो कार्बन डेटिंग टेक्निक है, अगर कोई फॉसिल बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना मतलब 50, 60, 70, 80,000, जो कि इसके टी हाफ टाइम से भी कह सकते हो 10 टाइम्स हो गया, तो उनकी एज फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब तक कार्बन 14 अच्छा खासा डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो फिर उसे डिटेक्ट करना भी मुश्किल होता है। तो बहुत ज़्यादा ओल्ड अगर कोई फॉसिल है, बहुत ओल्ड मैं किसे बोल रहा हूँ, 60, 70, 80,000 उनको बोल रहा हूँ, उनकी एज आप फाइंड आउट तो कर सकते हो, लेकिन एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। या इवन कोई बहुत ही फ्रेश फॉसिल है, बड़ा अजीब सा नाम, फ्रेश डेड बॉडी, मतलब जो जिसकी एज जो है वो बहुत कम है, उसके लिए भी ये टेक्निक इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आप कह सकते हो थोड़ी 10-20 साल की एरर तो आ ही जाएगी। तो अगर कोई डेड बॉडी की एज ही 5, 10, 15 साल और आप उस टेक्निक को यूज़ करोगे तो उसमें एरर जो है वो अच्छी खासी हो जाती है। तो इसके रिजल्ट्स उनमें ज़्यादा आते हैं, अच्छे, जिनकी एज 3000, 5000, 10,000 इस रेंज में है, तो रिजल्ट्स जो है ज़्यादा अच्छी तरह से आते हैं। तो ये था कार्बन डेटिंग टेक्निक जो कि फॉसिल्स के लिए यूज़ होती है, और रॉक डेटिंग, ये हम तो यानी एप्लीकेशन वाला पार्ट था वो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो दिस इज अबाउट रेडियो एक्टिविटी। शीट सॉल्व करिए, क्वेश्चंस में कुछ डाउट्स है वो आप पूछ सकते हो ग्रुप में, उसमें से कुछ अच्छे डाउट्स भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे विच इज आयनिक इक्विलिब्रियम। थैंक यू।